बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ के, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आज हम आपको इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसका सरोकार सीधे आपसे और पुलिस प्रशासन से है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में शादी ब्याह हो या जश्न का कोई मौका, तमंचे पर डिस्को का चलन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में बैंड बाजा और बंदूक, दिखावे की खुशी, मौत को दावत। पलक झपकते जश्न में मातम के पल। शादी यानी ढोल नगाड़ा, बारातियों का बेसुध नाचना, हंगामा, ठिठोली, रस्मो रिवाज और बहुत सारी मस्ती। अरे शादियों में एक जरूरी आइटम तो भूल ही गए, वो है बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्तौल से फायरिंग। लाइसेंसी नहीं है तो गैर लाइसेंसी तमंचा ही सही, भले ही दिखावे की फायरिंग में किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। हाल ही में एक ऐसी ही घटना बिहार के सुपौल जिले में सामने आई, जहां शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान हो रही फायरिंग में खुशी की गोली सीधे दुल्हन को जा लगी। गोली लगते ही दुल्हन स्टेज पर धड़ाम से गिर गई। उसके बाद क्या था? फायरिंग करने का वीडियो युवक की तस्वीर के साथ वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान दिखावे की फायरिंग की गई, जिसमें गोली दुल्हन को जा लगी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली पैर में लगी। आनन फानन में दुल्हन को इलाज के लिए ले जाया गया और उसकी जान बच गई। इसी तरह 18 नवंबर 2021 को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में तिलक समारोह के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष की ओर से जमकर फायरिंग की गई थी, जिसमें कैमरामैन रवि की मौत हो गई। वो समारोह में जश्न की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन पलक झपकते ही खुशियां मातम में बदल गई और देखते ही देखते रवि की सांसें थम गई। करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा। वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था, इतना न वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। 19 नवंबर को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान नर्तकियों का डांस चल रहा था। पैसे लुटाए जा रहे थे और नर्तकियां ठुमके लगा रही थी। इसी दौरान हाथ में पिस्टल लिए पिस्टलबाज भी स्टेज पर आ धमके और फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद एक गोली बर्थडे पार्टी में मौजूद विक्की नाम के युवक को जा लगी, जिसमें वो जख्मी हो गया। लेकिन अफसोस कि अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। विक्की के नाना ने घटना को लेकर उसके दोस्तों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पिछले एक सप्ताह के दौरान पटना समेत आरा, मधेपुरा और वैशाली में दिखावे की फायरिंग में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जनवरी 2021 से लेकर अब तक 16 लोगों की फायरिंग में मौत हुई है। फायरिंग में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत भोजपुर जिले में हुई है, जबकि सासाराम में 3 की जान गई। वहीं मधेपुरा में 2 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि वैशाली में 1 और पटना में 3 की मौत हुई। इन घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई और हथियारों को जब्त करने का निर्देश भी दिया है। तो ये बहुत चिंताजनक है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के आर्म्स दुरुपयोग के जो मामले हैं उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जश्न के दौरान फायरिंग पर कानून क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। जश्न फायरिंग पर क्या है कानून? सुप्रीम कोर्ट ने जश्न के दौरान फायरिंग पर रोक लगा रखी है। स्टेटस सिंबल के लिए फायरिंग बर्दाश्त नहीं। कानून के पालन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के पास होगी। फायरिंग होने पर आयोजक भी जिम्मेवार होंगे। घटना होने पर स्थानीय पुलिस भी जवाब दे। लाइसेंसी हथियार रद्द करने का भी प्रावधान है।
कानून सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार चलाने की अनुमति देता है। दिखावे के लिए फायरिंग करना तो पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन लोग हैं कि अपनी झूठी शान में हथियारों की नुमाइश कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने भी 2-2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एमिकस क्यूरी की बहाली हुई थी और ये रिपोर्ट मांगा गया था और सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि कहां-कहां हॉर्स फायरिंग हो रही है और क्यों हो रही है, इस पे रोक लगाए। दिखावे की फायरिंग से सैकड़ों घर उजड़ रहे हैं, खुशियां मातम में बदल रही है। इस दिखावे की फायरिंग के लिए बिहार ही बदनाम नहीं है, हरियाणा, यूपी या पंजाब में भी शादी समारोह में बंदूकें गरजती हैं। जिस समारोह में जितनी राउंड फायरिंग होती है, उस परिवार का शान उतना ही ऊंचा होता है। फायरिंग कर शक्ति प्रदर्शन करना मानो यहाँ फैशन बन चुका है, जिसे रोक पाना पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अठारह नवंबर को जमशेदपुर में तार कंपनी के पास तालाब से मिले महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें लव थ्रिलर और किलर के साथ साथ कानून का कॉकटेल मिक्स है। इस रिपोर्ट को देखिए। खूनी जाल में खाकी, लव के लफड़े की डरावनी साजिश, आशिकी में एएसआई बना कातिल। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में दिख रही महिला जितनी सालीन, खूबसूरत और हसीन है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई है। जिस महिला को आप देख रहे हैं उसका नाम है वर्षा पटेल। ये जमशेदपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, अब ये इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसके लव के लफड़े ने इसे जन्नत के बजाय जहन्नुम में पहुंचा दिया है, वो भी बेहद खतरनाक तरीके से, जिसकी सच्चाई जानकर पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सुनिए। संदिग्ध उसकी पहचान हुई। पहचान के बाद उसके घर वालों के द्वारा जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था, उन व्यक्तियों से पूछताछ हुई। पूछताछ के क्रम में बात प्रकाश में आई कि उस महिला की हत्या साक्षी थाना के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने की है। सही सुना आपने, इस खूबसूरत महिला का शव एक बैग में बंद तालाब में फेंका मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लव के इस खूनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि बिष्टुपुर थाना इलाके की रहने वाली वर्षा पटेल शादीशुदा थी। 4 साल पहले वर्षा की शादी कदमा निवासी विजय मेहता के साथ हुई थी। बाद में विवाद की वजह से तलाक हो गया। उसके बाद वर्षा अकेली रहती थी। 3 बहन और 1 भाई है। इसी अकेलेपन के दौर में वर्षा को साक्षी थाना के एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह से प्यार हो गया। उसे लगा कि मजबूत कंधा मिल गया, जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी जी लेगी। दोनों घंटों एक दूसरे से बात करते थे, अक्सर मिला जुला करते थे। एसआई धर्मेंद्र भी वर्षा के प्यार में डूबा रहता था। जब धर्मेंद्र को लगा कि वर्षा उसके गले पड़ रही है और पैसे ऐंठ रही है, तो धर्मेंद्र ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो इसने वर्दी को ताक पर रखकर जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ 12 नवंबर को उसे मिलने के लिए अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां उसने उसके साथ मारपीट और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और 13 नवंबर से वो छुट्टी पर चला गया। उस महिला के साथ इसका इलिसिट रिलेशन था और वह व्यक्ति इससे पीछा छुड़ाना चाहता था महिला से। उसके लिए उसने प्लानिंग के तहत उस महिला को अपने टेम्पो के क्वार्टर में बुलाया, वहां हाथापाई किया, उसके साथ उसका सर दीवार पे मारा और गर्दन दबा के उसकी हत्या की। 18 नवंबर को तालाब में वर्षा की लाश मिली, जिसके बाद उसकी बहन जया पटेल ने टिल्को थाना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने सारे रहस्य उजागर कर दिए। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया।
पुलिस ने इस लव के लफड़े वाली खौफनाक वारदात की पटकथा की गुत्थी को तो सुलझा लिया है, लेकिन जिस तरह से कानून के रखवाले ने आशिकी से पीछा छुड़ाने के लिए कानून को ताक पर रखकर इस वारदात को अंजाम दिया है, वो बेहद खौफनाक है। इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। सरसा में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, जिससे बदमाश खौफ में है और पुलिस कह रही है कि जुर्म करोगे तो सलाखों के पीछे जाओगे। इस रिपोर्ट को देखिए। करोगे जुर्म तो सलाखों में जाओगे। तारीख 22 नवंबर 2021, जगह सीहौल सहरसा। मामला पेट्रोल पंप के मैनेजर से 4,67,000 की लूट। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए सीहौल स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर से हथियार की नोक पर 4,67,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा था, लेकिन वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने 4 दिन के भीतर ही लूट कांड का खुलासा कर दिया और लूट में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए, पुलिस कस्टडी में हरे रंग का मास्क लगाए खड़े यही वो लुटेरों की फौज है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो पसीने छूट रहे हैं, वरना अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके होते। कुछ ऐसे ही मनुष्य के साथ सभी इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और इन्हें पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पुलिस की कामयाबी की ये तस्वीरें सहरसा जिले की है। मनोरमा पेट्रोल पंप जो कि सीहौल में है, उसके कर्मी के साथ एक लूट की घटना घटी थी, जिसने 4,67,000 रुपए जो है छीन लिए गए थे और उस पर फायरिंग भी की गई थी। सही सुना आपने। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी हकपारा गांव में अरुण यादव के घर पर इकट्ठा हुए हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उसके बाद पुलिस बिना देर किए टीम गठित कर हकपारा गांव के लिए निकल गई। पुलिस जब हकपारा गांव निवासी अरुण के मकान पर पहुंची तो अपराधियों के होश फाख्ता हो गए। सभी अपराधी मकान की छत पर जा चढ़े। उसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गोलियां दागते हुए 4 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। त्वरित कार्रवाई की गई तो वहां से 4 लोगों को पाया गया कि एक अरुण यादव का घर है और वहां पर एक अमित पासवान जो कि किराएदार है वो रह रहा है। तो पुलिस को शंका हुई तो चारों तरफ से घर को घेरा गया और ये जो अपराधी थे वो छत पे चढ़ गए रात्रि का फायदा देख करके। पुलिस ने जिन 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है उनमें गंगा शर्मा, मोहन शर्मा, अमित पासवान और राहुल कुमार शामिल हैं। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से सख्ती से जब पूछताछ की तो चारों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने 1,90,000 रुपये कैश, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 राउंड जिंदा कारतूस, 7 राउंड खाली खोखा, 7 मोबाइल फोन, 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। बाद में बताया कि ये इन्हीं के गैंग ने वो जो सीहौल के जो पेट्रोल पंप वाले के साथ घटना हुई थी और उसमें उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने 1,90,000 जो लूटा हुआ पैसा था वो बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी अपराधी हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं। पुलिस ने जब लुटेरों की कुंडली निकाली तो पता चला कि गंगा शर्मा पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, मोहन शर्मा पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अमित पासवान पर अब तक 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं राहुल कुमार पर 8 एफआईआर दर्ज है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरफ्तार बदमाश कितने कुख्यात हैं।
पुलिस ने इस लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि इलाके में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। इससे पहले भी सदर थाने की पुलिस ने 23 नवंबर को मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव को उसके 4 गुर्गों के साथ धर दबोचा था, जबकि 16 नवंबर को कुख्यात सुमन बबुआन गिरोह के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस वक्त गैंग का सरगना सुमन बबुआन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औरंगाबाद में लव सेक्स, शादी और फिर धोखा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसकी कहानी सुनने के बाद दिल प्यार करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार डरेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। तस्वीरों में दिख रहे ये 2 दीवानों की कहानी है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने 4 दीवारी के भीतर समाज की सारी मर्यादाएं लांघ दी। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। दोनों आशिकी में एक दूसरे की बाहों में डूबे रहे, कुछ इस कदर कि दोनों ने साथ जीने और मरने का फैसला ले लिया। यहाँ तक कि लड़के ने अपनी मौसी से उसके साथ शादी कराने की सिफारिश तक कर डाली। लड़की अपने आशिक के झांसे में आ गई। यहीं से शुरू हुई लव, सेक्स और शादी की आड़ में धोखे की साजिश। सुनिए। शारीरिक संबंध साल भर से किया, प्रेम भाव से किए, प्रेम करके हमारे फिल्म में वीडियो बना लिया मेरा। लव, सेक्स और धोखे की ये कहानी नवादा जिले से सामने आई है, जिसकी शुरुआत एक शादी समारोह से हुई थी। लड़की शादी समारोह में शामिल होने ओबरा आई थी, जहां दूल्हे के छोटे भाई अजय के साथ उसकी आंखें 4 हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बदलते वक्त के साथ साथ दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। जब पीड़िता पूरी तरह से अजय के प्यार के गिरफ्त में आ गई तो अजय ने शादी का झांसा दिया, जिसमें वो फंस गई और अपने आप को पूरी तरह अजय को सौंप दिया। उसके बाद धोखेबाज आशिक अजय लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच उसने अपनी प्रेमिका का धोखे से अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद थक हार कर लड़की ओबरा थाने पहुंची। गए ओबरा थाना गए और शंकर ज्योति सर का नाम है, डीएसपी सर, वही मेरा शादी करवा दिया। उस समय ओबरा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष और प्रोबेशनल डीएसपी ज्योति शंकर ने थाना परिसर में स्थित मंदिर में दोनों की शादी करा दी, मगर बाद में अजय और उसके परिवार वालों ने उसे धोखे से घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और महिला थाने की चक्कर लगा रही है, जहां एफआईआर दर्ज करने के लिए उससे 1000 रुपए मांगे गए। इधर फरेबी आशिक दूसरी शादी रचाने की तैयारी में जुटा है, जिससे पीड़िता का दर्द और बढ़ गया। वो जाए तो जाए कहाँ? वो 10,000 रुपया देगी तभी एफआईआर बनाएंगे। सुन लिया आपने, महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 1000 रुपए नजराना देना पड़ेगा, तब एफआईआर दर्ज होगी। शर्म है ऐसी पुलिस पर जो महिला होते हुए एक महिला की पीड़ा को नहीं समझी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाने में जुट गई। पीड़िता को लगा कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो वो जिले के एसपी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची, जहां एसपी कांतेश कुमार मिश्र के हस्तक्षेप पर महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई और जांच का जिम्मा सदर एसडीपीओ गौतम शरण ओमी को सौंपा गया। उस संबंध में जो आपने पहली बात कही, उस संबंध में एसडीपीओ सदर इस बारे में जांच करेंगे और फिर वो रिपोर्ट देंगे। बहरहाल पुलिसिया हस्तक्षेप के बाद आरोपी अजय की होने वाली शादी तो रुक गई, लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला। उसे न्याय तब मिलेगा जब ससम्मान उसकी ससुराल में वापसी हो जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेगी।
न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।